सवेरा का जोड़ जोड़ दुख रहा था। शाह बीबी उसे अपने सीने से लगाए बैठी थी। जब रुखसार गर्म पानी और तौलिया लेकर अंदर दाखिल हुई, शाह बीबी ने अपने बूढ़े कपकपाते हुए हाथों से गर्म पानी में तौलिया भिगोकर उसके चेहरे पर जमे खून को साफ किया। रुखसार खामोशी से उसकी कलाई में चुभी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े निकाल रही थी। जब जाहिदा हाथ में हल्दी मिला नीम गर्म दूध और दर्द की गोली लेकर अंदर दाखिल हुई। सवेरा बेटी, हिम्मत करो, ये दूध के साथ गोली लो। उन्होंने प्यार से उसको उठाकर दूध का गिलास उसके लबों से लगाया। रुखसार बेटी, बहन को उसके कमरे में ले जाओ और लिबास तब्दील करवा कर आराम से सुला दो, शाह बीबी ने सोचते हुए कहा। पर शाह बीबी इस हालत में उसे अकेले कैसे छोड़ दें? जाहिदा ने फौरी कहा। उसके सर का साईं है, वो संभाल लेगा, किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो दो टोक लहजे में बोली। रुखसार सवेरा को सहारा देती हुई शहरियार के कमरे तक ले आई। वक्त भी कितनी अजीब शय है। अभी चंद घंटे पहले वो सजी संवरी शर्माई घबराई सी सवेरा को सेज पर बिठा कर गई थी, और अब सवेरा, चंदा उठो, हिम्मत करो, ये ज्वेलरी और भारी लिबास तब्दील करो। उन्होंने उसे कुर्सी पर बिठाया और अब उसके दुपट्टे से पिने निकालकर जेवर उतारने में मदद कर रही थी। किस कदर अरमानों से उन्होंने ब्यूटिशियन के साथ मिलकर उसे दुल्हन बनाया था। वो अपने आंसू पीते हुए उसकी मदद कर रही थी। एक तो सवेरा की ये हालत, दूसरे उनके शोहर अस्पताल में थे। रुखसार की अपनी दिल की हालत बहुत ख़राब। चलो शाबाश, ये जेवर तो उतर गया है, अब तुम लिबास तब्दील कर लो। सवेरा बड़ी बेदिली से उठी और रुखसार के हाथ से गुलाबी शलवार कमीज लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। भारी भरकम अरूसी जोड़े से निजात हासिल करके वो बाहर निकली। वैसे भी वो कोई मनचाही रिवायती दुल्हन तो थी नहीं कि अपने शोहर के इंतज़ार में सजी संवरी बैठी रहती। उस वक्त ये कमरा फूलों से सजी सेज पर उसे कांटों के से बिस्तर जैसा महसूस हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बिस्तर तक लाई और किनारे पर बैठ गई। सवेरा, तुम लेट जाओ, शहरियार अस्पताल में है, शायद सुबह ही आएगा। रुखसार आपी, वो सिसकी, क्या आप भी मुझे मनहूस समझ रही हैं? मेरी वजह से अकरम भाई? वो रो पड़ी। नहीं सवेरा गुड़िया, तुम मनहूस नहीं हो, हरगिज़ नहीं हो, और देखना तुम्हारे अकरम भाई भी ठीक होंगे। रुखसार आपी, अगर अकरम भाई को कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। चुप, कुछ नहीं होगा, चलो तुम ये टैबलेट लो। उन्होंने नींद की गोली उसकी जानिब बढ़ाई और उसे कंबल ओढ़ाकर एसी की कूलिंग तेज करके नाइट बल्ब जलाकर बाहर निकल गई। सवेरा को शहरियार की ख्वाबगाह अजनबी सी महसूस हो रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि शहरियार ने ये रिश्ता सिर्फ ताया अब्बू और शाह बीबी के दबाव में आकर जोड़ा था, और ये जो सब कह रहे थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक झूठी तसल्ली के सिवा और कुछ नहीं था। वो सोचों में खोई नींद की वादियों में उतर गई। सुबह के 4 बजने वाले थे। वो अस्पताल के एक कोने पे खड़ा सिगरेट पी रहा था जब उसे आईसीयू में हलचल सी दिखाई दी। वो सिगरेट को फेंककर पैर से मसलता हुआ तेजी से आईसीयू की जानिब बढ़ा। अकरम भाई को होश आ गया था। डॉक्टर उन्हें देख रहा था। सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी उन्हें। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, अब मरीज की हालत कैसी है? उसने सवाल किया। होश आ गया है, खतरे से बाहर है, इन्हें जल्दी रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में जवाब देते हुए आगे बढ़ गया। शहरियार ने अंदर दाखिल होकर अकरम भाई को देखा, जो अभी भी नीम बेहोशी में ही लग रहे थे। ताज्जुब से उन्हें देखता हुआ नर्स से उनकी पूरी तफसीलात पता करने लगा। कुछ देर अंदर ठहर कर वो बाहर निकला तो वेटिंग रूम में लेटे कादिर भाई जाग चुके थे। वो उन्हें अपडेट करता हुआ फ़ोन निकालकर बाबा साईं को फ़ोन मिलाने लगा। अस्सलामुअलैकुम बाबा साईं, मुबारक हो, अकरम भाई को होश आ गया है और वो ख़तरे से भी बाहर हैं। उसने लाइन मिलते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अब तुम फ़ौरन वापस आ जाओ, मैं और रुखसार अस्पताल के लिए निकल रहे हैं। अब बाबा साईं, पहले आप आ जाएं, मैं फिर घर चला जाऊंगा। शहरियार, बस बहुत हो गया, अकरम अकेला नहीं है, कादिर है उधर, अब तुम जल्दी से हवेली पहुंचो, फिर मैं और रुखसार अस्पताल जाएंगे। पर बाबा साईं, बस मुझे अब मज़ीद कुछ नहीं सुनना, तुम हवेली आ रहे हो। बाबा साईं राब्ता मुनक़ता कर चुके थे। वो एक सर्द आह भरते हुए फ़ोन जेब में रखते हुए कादिर भाई को बताने के लिए वेटिंग रूम की जानिब बढ़ा।
انہیں سب بتا کر اب وہ پجیرو میں بیٹھا حویلی کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد عالی شان حویلی اس کے سامنے تھی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی بڑا سا آہنی دروازہ کھولا اور وہ گاڑی اندر لے گیا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ انفیکٹ وہ تو اس حویلی کی فضا میں، جہاں اسے بے بس کر کے ایک زبردستی کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا، سانس تک نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اپنے بابا سائیں کی محبت کے آگے، ان کے مان کے آگے ہار گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کم از کم اپنے ماں باپ کو تو خوش کر دے۔ گاڑی سے اتر کر وہ 2 ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ عروہ کا ہیولا اس کی نظروں کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شریک، کیا تم مجھے دھوکہ دو گے؟ کیا واقعی تم مجھے بھول جاؤ گے؟ وہ ہیولا اس سے آنکھوں میں نمی لیے سوال کر رہا تھا۔ وہ ساکت سا ہو گیا۔ کیا واقعی وہ عروہ کو دھوکہ دینے جا رہا ہے؟ کیا وہ ایک دھوکے باز انسان ہے؟ سب سے بڑھ کر کیا سویرا، وہ دبو سی لڑکی، عروہ کی جگہ لے سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں اٹھتے ان تمام سوالات کی بوچھاڑ نے ایک تلاطم سا پیدا کر دیا تھا، ایک عجیب سی وحشت بھر دی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جائے۔ ابھی وہ سوچ میں گم کھڑا تھا کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا۔ شاہو، وہ کیسے ہیں اب؟ رخسار نم آنکھیں صاف کرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ رخسار آپی، آپ مت روئیں، حوصلہ رکھیں، اکرم بھائی اب ٹھیک ہیں، خطرے سے بالکل باہر۔ وہ رخسار کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ شکر ہے خدا کا۔ اچھا اب تم اپنے کمرے میں چلو، تھوڑا آرام کر لو، میں بھی بس شکرانہ ادا کر کے بابا سائی کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکلتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ میں بابا سائی سے مل لوں، پھر آرام کروں گا۔ بابا سائی کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی ہے، گھنٹہ بھر سونے دو، پھر تو فجر پڑھ کر ہسپتال نکلنا ہے۔ اچھا شاہو، سویرا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا، ذرا خیال رکھنا۔ وہ اسے اطلاع دیتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل اور دماغ دونوں ہی سمجھوتا کرنے سے انکاری تھے۔ وہ خود کو ڈپٹتے ہوئے کمرے کے دروازے کی نوب گھما کر اندر داخل ہوا۔ پورے کمرے میں ہلکی ہلکی سی نیل گوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر گلاب کے پھولوں کی مہک اور اے سی کی خنکی نے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا تو سامنے ہی بیڈ پر سویرا کا دلکش وجود محو استراحت تھا۔ وہ اس وقت سادہ سے لباس میں ملبوس تھی۔ تم واقعی خوبصورتی اور دلکشی کا مجسمہ ہو۔ کوئی بھی تم جیسی بیوی کو پا کر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا، لیکن افسوس، میں وہ نہیں ہوں۔ وہ ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے الماری کی جانب بڑھا، اپنے لیے آرام دہ لباس نکال کر تبدیل کرنے چلا گیا۔ کافی دیر نیم گرم پانی سے شاور لے کر خود کو پرسکون کرتا وہ باہر نکلا۔ اب وہ سونا چاہتا تھا، لیکن بیڈ پر موجود سویرا کا وجود اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ چند لمحے کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر جا کر صوفے پر بیٹھا۔ ارادہ صوفے پر سونے کا تھا، لیکن وہ 2 سیٹر صوفہ اس کے لمبے چوڑے وجود کے لیے ناکافی تھا۔ تھک ہار کر وہ اٹھا اور بیڈ پر لیٹی سویرا کی جانب بڑھا۔ اے لڑکی، اٹھو، اس نے آواز لگائی۔ سنو، یہاں سے اٹھو۔ اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ جب سویرا ٹس سے مس نہیں ہوئی تو وہ بھناتا ہوا بیڈ روم فریج کی طرف بڑھا اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر بیڈ کی طرف چلا آیا۔ وہ بیڈ روم فریج سے ٹھنڈے یک پانی کی بوتل نکال کر بیڈ پر محو استراحت سویرا کے پاس آیا۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ نیند میں کس مسائی، نیل گوں روشنی میں اس کا وجود، اس کا خوبصورت چہرہ اپنی پوری دلکشی کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ اس رشتے سے ہزاروں اختلافات کے باوجود وہ اس کے وجود کی دلکشی اور خوبصورتی سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ سیاہ سلکی لمبے چمکیلے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا بے ساختہ دل چاہا کہ انہیں چھو کر دیکھے۔ وہ اس کی سمت جھکا۔ ابھی اس نے اس کی مشکبو زلفوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جیسے بیدار سا ہوا۔ وہ تیزی سے دور ہٹتے ہوئے بوتل کو سائڈ پر رکھ کر فون چیک کرنے لگا۔ عروہ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کدھر ہو شیری؟ جب سے گئے ہو لگتا ہے اپنی فیملی میں الجھ کر مجھے بھول ہی گئے ہو۔ عروہ کی روٹھی ہوئی آواز گونجی۔ عروہ، میں یہاں تفریح کے لیے نہیں آیا ہوں، اور فون تم نے خود اگنور کیا تھا، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ ہاں تو جب تم مجھے اگنور کرو گے
तो फिर मुझे भी तो गुस्सा आएगा ना। वैसे भी एक तो मुझे अकेला छोड़ गए हो और ऊपर से पहुंचकर कॉल भी नहीं की। बोलो, अभी फ़ोन करने की जहमत कैसे कर ली तुमने? गुस्सा उतर गया क्या? वो सोफे पर बमुश्किल लेटते हुए बोला। फ़ोन ना करती तो क्या करती, तुम्हारे बगैर रह भी तो नहीं सकती। वो दिल गिरफ्तगी से बोली। देखो उर्वा, याद रखना, मैं ये नखरे उठाने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझसे सीधी सादी बात किया करो। अच्छा छोड़ो सब, ये बताओ अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात की? उर्वा हनी, मैं यहाँ बाबा साईं से मिलने, उनकी अयादत करने आया हूँ, शादी की बात करने नहीं। शेरी, आई एम मिसिंग यू अ लॉट, वो उदासी से बोली। डोंट वरी हनी, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा वापस। बहुत ही रूड हो तुम, ज़रा भी रोमांटिक नहीं हो। क्यों, अब क्या किया है मैंने? तुम्हें कहना चाहिए था कि आई मिस यू टू, लव यू भी कह सकते थे। काफ़ी देर उर्वा से बातें करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से सोफे पर ही आड़ा तिरछा होकर लेट गया। रात भर वो सोफे पर बेचैन रहा। पता नहीं कब आंख लगी थी। सूरज की रोशनी छन छन करके कमरे में आ रही थी। वो अंगड़ाई लेते हुए उठा। घड़ी पर वक्त देखा तो दिन के 12 बज चुके थे। वो तेजी से खड़ा हुआ। सामने ही बेड पर सवेरा अभी तक सो रही थी। वो एक उचटती सी नज़र उस पर डालते हुए वॉशरूम चला गया। वो सोकर उठी तो उसका सर घूम रहा था। काफ़ी देर तक वो खाली दिमाग लिए बैठी रही। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और शहरयार तौलिए से मुंह पोंछता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने एक कड़ी निगाह अपने बेड पर बैठी हुई सवेरा पर डाली। जो भी था, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत थी कि उन्हें कुछ अरसे तक एक ही बेडरूम शेयर करना था। इसलिए बेहतर था कि वो अपनी हदूद तय कर लेते। सुनो लड़की, वो पुरसोच नज़रों से उसे देखता हुआ बेड के पास आकर रुका और चौंक सा गया। सवेरा के गुलाबी चेहरे पर उंगलियों के निशानात थे। चमकती पेशानी पर नील का निशान था। दिन की रोशनी में उसकी चोटें वाज़ेह नज़र आ रही थीं। कल जब उसने उसे दुल्हन बने देखा था, उस वक्त ऐसे कोई निशानात उसके चेहरे पर नहीं थे। ये तुम्हें क्या हुआ है? वो हैरत से पूछ रहा था। सवेरा ने गड़बड़ाकर दुपट्टा खींचकर सर पर डाला और एक झटके से उठ खड़ी हुई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। उसने जाती हुई सवेरा को कलाई से पकड़कर रोका। तकलीफ की शिद्दत से सवेरा के हलक से सिसकी सी उभरी। वो हैरत से उसकी आंखों में उमड़ती हुई नमी को देख रहा था। कुछ नहीं, हाथ छोड़ें प्लीज़, मुझे जाना है, वो भीगी आवाज़ में बोली। उसके अंदाज पर शहरयार का दिमाग घूम गया। लगता है तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे गलती से ही सही, पर जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें तमीज़दार बनना पड़ेगा और मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए। अंडरस्टैंड? वो घुर्राया। वो कल फुफ्फो। सवेरा की समझ में नहीं आया कि वो जवाब क्या दे। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और शहरयार ने सवेरा की कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद की और उसे घूरता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ा। अस्सलामुअलैकुम रुखसार आपी, आप तो अस्पताल गई थी ना? वो दरवाजे पर रुखसार को देखकर हैरान रह गया। हाँ मेरे भाई, फजर पढ़ कर गई थी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे भाई बहुत बेहतर हैं। बस अभी वापस आई हूँ। चलो नीचे, शाह बीबी बुला रही हैं। और सवेरा की तबीयत अब कैसी है? वो इत्मीनान से बात करती हुई अंदर दाखिल हुई। सवेरा ने उन्हें देखते ही सलाम किया। वो भी जवाब देते हुए पास आई और उसके माथे को छू कर देखा। फिर आस्तीन पलट कर उसकी कलाई का जख्म चेक किया। शहरयार हैरत से सारी कार्रवाई देख रहा था। जब वो सवेरा का हाथ थामे उसके पास आई। चलो साथ ही चलते हैं, शाह बीबी ने तुम दोनों के लिए स्पेशल नाश्ता तैयार करवाया है। वैसे अब वक्त तो लंच का है, लेकिन नए दुल्हा दुल्हन अमूमन इसी टाइम नाश्ता करते हैं। वो शरारत से छेड़ते हुए बोली। आप एक मिनट रुकें। सुनो लड़की, तुम नीचे चलो, हम अभी आ रहे हैं। वो रुखसार को रोकते हुए सवेरा को आगे जाने का इशारा करते बोला। क्या बात है शाहू, मुझे क्यों रोका है? वो एक दिन की दुल्हन अकेली जाती क्या अच्छी लगेगी? अभी भी हवेली में मेहमान ठहरे हुए हैं, सब क्या सोचेंगे? रुखसार ने टोका। यार आप भी थोड़ा ब्रेक लगाएं। मुझे बताएं सवेरा को क्या हुआ है? उसने टोकते हुए पूछा। सवेरा तुम रुको। रुखसार ने जाती हुई सवेरा को रोका और खुद वार्डरोब की जानिब बढ़कर उसके लिए हल्के से काम का फरोजी सूट निकाला। ऐसे उजाड़ हुलिये में बाहर जाओगी क्या तुम? चलो जल्दी से फ्रेश हो लो और ये लिबास बदलो, फिर साथ ही नीचे चलेंगे। सवेरा ने बेदिली से लिबास थाम कर वॉशरूम का रुख किया तो रुखसार ने अपना रुख शहरयार की जानिब मोड़ा। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? सवेरा को क्या हुआ है? उसके चेहरे पर ये निशानात कैसे हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो?
वो जिए या मरे तुम्हें क्या, तुम भी तो उसे छोड़कर दूसरी शादी प्लान किए बैठे हो। आप भी मैं इंसानियत भी रखता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इंसान की सारी हमदर्दी सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही हो। उसके साथ मेरा कज़न का रिश्ता भी है, मैं उसी रिश्ते के हक से पूछ रहा हूँ, वो संजीदगी से बोला। रुखसार उसे संजीदगी से देखते हुए फुफ्फो की सवेरा से बिला जवाब दुश्मनी और कल की मारपीट का पूरा तफसीलन किस्सा बताने लगी। सवेरा लिबास तब्दील करके बाहर आ चुकी थी, फिरोजी रंग में उसकी रंगत मजीद निखर आई थी। रुखसार ने उसे सिंगार मेज के सामने बिठाया और दुपट्टा उतार कर उसके लंबे स्याह बाल सुलझाने लगी। आप ही मैं जा रहा हूँ, आप ये फजूल काम जारी रखें, शहरियार कोफ्त से उन दोनों को देखते हुए बोला और तेजी से बाहर निकल गया। सवेरा अभी वक्त कम है, बाल बाद में बांध लेना, और सुनो, चेहरे पर बेस लगा लो। सवेरा इस बात में सर हिलाती उनके मशवरे पर अमल करती तैयार हो चुकी थी। रुखसार सवेरा को लेकर कमरे से बाहर निकली। अभी वो दोनों सीढ़ियों पर ही थीं कि उन्हें जाहिदा ताई पास आती नजर आई। अस्सलामुअलैकुम ताई अम्मी, सवेरा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, चश्मे बद्दू। उन्होंने प्यार से उसकी पेशानी चूमी। चलो तुम दोनों शाह बीबी के कमरे में चलो, शाहू और ताया भी तुम्हारे वहीं पर हैं। वो उन्हें हिदायत देती हुई किचन में चली गई। सुबह से पहले अस्पताल, फिर रात के ठहरे हुए रिश्तेदारों के नाश्ते पानी के बाद रवानगी ने उन्हें घन चक्कर बना दिया था। शाह बीबी के कमरे में सलीम साहब और शहरियार दोनों ही मौजूद थे। सवेरा झिझकते हुए सबको सलाम करती शाह बीबी के पास जा बैठी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? रात को तो तुमने हम सबको डरा दिया था। शाह बीबी उसके चेहरे को बगौर देखते हुए बोली। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और रुखसार और जाहिदा मुलाजमा के साथ चाय, जूस, हलवा पूरी, उबले हुए अंडे, गाजर का हलवा लेकर खुद दाखिल हुई और मेज़ दरमियान में रखकर सेट करने लगी। उसी वक्त शहरियार का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन चेक किया तो ऑफिस से उसकी सेक्रेटरी की कॉल थी। वो फ़ोन उठाकर शाह बीबी से माजरत करता हुआ तेज़ी से फ़ोन को कान से लगाता बाहर निकल गया। रुखसार बेटी, तुम नाश्ता सर्व करो, शाहू अभी कुछ देर में वापस आ जाएगा, शाह बीबी ने कहा। जाहिदा बेगम, रुखसार, शाह बीबी और सवेरा नाश्ता कर रहे थे। बर्तनों के खनकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जब एक झटके से दरवाज़ा खुला और फरजाना अंदर दाखिल हुई। वाह शाह बीबी वाह, उधर मेरा अकरम हस्पताल पड़ा है और यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, दावतें उड़ाई जा रही हैं। वो अंदर का माहौल देखकर जहरखंद लहजे में पुकारी। आइए फुफ्फो, बैठे नाश्ता करें। रुखसार ने फ़ौरन उठकर अदब से कहा। बस बीबी बस, उधर तुम्हारे सर का साईं हस्पताल में और इधर तुम बेफिक्री से खुशियाँ मना रही हो, यूं कहो कि आज़ादी के ख्वाब देख रही हो। रुखसार का चेहरा उनकी बात सुनकर फक पड़ गया। ये तो वही जानती थी कि कितनी मुश्किल से खुद को संभाल कर वो ये सब कुछ देख रही थी। फरजाना आपा, ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं? सलीम साहब से रुखसार का उतरा हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं हुआ। सलीम मियाँ, तुम तो बीच में मत बोलो। वो उन्हें टोक ही रही थी कि उनकी निगाह शाह बीबी से चिमटी हुई सवेरा पर पड़ी। शाह बीबी, मुझे यकीन नहीं आता कि आप मेरी सगी माँ हैं। इस लड़की की माँ की वजह से मेरी नंद का वट्टा सट्टा वाला रिश्ता टूटा था। मेरा घर उजड़ते उजड़ते बचा था। इतनी बदनामी हुई थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और मर गई, छोड़ गई हम सबको, और आप उसी नागन की बेटी को सीने से लगाई बैठी हैं। फरजाना चलती हुई पास आई और एक झटके से सवेरा को बाजू से पकड़कर शाह बीबी के पास से उठाकर अपने सामने खड़ा किया। तेरी माँ भी बेगैरत थी जो घर से भाग कर आई थी, और तू उससे भी बड़ी बेगैरत है, इतनी जलालत उठाकर भी जिंदा है। उन्होंने एक जोरदार झटका दिया उसे। फरजाना, बच्ची को छोड़ दो, शाह बीबी उठते हुए बोली। तेरे तो होते सोते मर चुके हैं, तुझे कोई नहीं पूछता। शहरियार तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, फिर भी तू नहीं समझ रही। देख सवेरा, इस घर का, शहरियार का छोड़ दे पीछा, अपने मनहूस वजूद को लेकर निकल जा यहाँ से। उन्होंने सवेरा को फिर से झंझोड़ा। फुप्पो, आप सवेरा से किस तरह बात कर रही हैं? फ़ोन बंद करके अंदर आते शहरियार ने सारा मंजर तासुफ से देखा और तेज़ी से अंदर आकर सवेरा को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। वाह बेटा वाह, एक ही रात में इस मनहूस का जादू तुम्हारे सर पर चढ़ गया है। आप सवेरा को कमरे में ले जाएं। वो सवेरा के खौफ से फीके पड़ते चेहरे पर से नज़रें चुराते हुए बोला। रुखसार तेज़ी से आगे बढ़ी और सवेरा को लेकर कमरे से निकल गई। फुफ्फो, आप बैठें, बैठ कर आराम से बात करें। वो उन्हें शानों से थाम कर बिठाते हुए रसान से बोला।
फरजाना ने बिला वजह का बैर पाल रखा है उस मासूम से। कल तो उसे मारा पीटा भी है, हालांकि वो हमारे प्यारे छोटे बेटे की निशानी है, जिसे वो बड़े इत्मीनान से तुम्हारे हवाले करके मरा था। शाह बीबी अफसुर्दगी से बोली। फुफ्फो आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? शहरयार ने पूछा। उस मनहूस लड़की के वजूद को इस हवेली से बाहर करो, वरना अब मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी मनहूसियत मेरी बहनों सी नंद फिर मेरे भाई को खा चुकी है, और अब देखो मेरा अकरम भी अस्पताल है, वो बिगड़े अंदाज में बोली। शहरयार ने पुरसोच नज़रों से फरजाना फुफ्फो के बिगड़े हुए अंदाज को, सलीम साहब के पुरतफक्कुर चेहरे को, अपनी माँ जाहिदा और शाह बीबी की आंखों की नमी को बगौर देखा। वो एक मजबूत मर्द था, मिनटों में फैसले करने वाला। ठीक है फुफ्फो जान, आपने जहाँ इतने दिन गुजार लिए हैं, बस 2-3 दिन और गुजार ले, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। वो संजीदगी से बोला। बंदोबस्त करता हूँ? बेटा जी, तुम्हारी जन मुरीदी के आसार तो अभी से नजर आ रहे हैं। जाहिर है मर्द हो, हुस्न का जादू तो सर चढ़कर बोलेगा ही ना। अफसोस तो इस बात का है कि तुम भी एक आम मर्द निकले, हुस्न के आगे पिघल जाने वाले। उन्होंने उसे फिर से भड़काया। फुफ्फो, शहरयार का जब्त जवाब दे गया। क्या फुफ्फो, कल तक रट लगाए बैठे थे कि शादी नहीं करनी, घर बार छोड़कर निकल गए थे, और अब तुम खुद उस 2 टके की लड़की के लिए मुझसे बहस करने लगे। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते उसका साथ दे रहा था। आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं, और अब ये वक्त बताएगा कि मैं क्या हूँ। ठीक है मियाँ, अब तुम मुझसे और अपनी बहन रुखसार से, जो मेरी बहू है, उस वक्त बात करना जब इस बला से पीछा छुड़ा लो, और अगर रुखसार ने तुमसे बात की तो मैं उसे तलाक दिलवाऊंगी। वैसे भी इतने साल हो गए, उसकी गोद भी खाली है। वो तुरब का पत्ता फेंक कर कमरे से बाहर निकल गई। शहरयार बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी फुफ्फो अभी गुस्से में है। शाह बीबी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाह बीबी, क्या हम सवेरा को इधर ही किसी हॉस्टल में दाखिल नहीं करवा सकते? वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, और रुखसार आपी का घर भी खराब नहीं होगा। शहरयार ने पूछा। नहीं शहरयार, अकेली औरत इस दुनिया में कोई वक़्त नहीं रखती। और तुम क्या समझते हो ये लोग उसे पढ़ने देंगे? ज़रा सोचो, अगर तुम भी उस यतीम को छोड़ दोगे तो उसका क्या होगा? शाह बीबी ने उसे टोका। वो कुछ देर खामोश चुपचाप खड़ा रहा, फिर शाह बीबी की तरफ मुड़ा। उसके वजीद चेहरे पर छाई संजीदगी बता रही थी कि वो फैसला ले चुका है। बाबा साईं, शाह बीबी, आप मुझे सवेरा का पासपोर्ट और वीज़ा दें, मैं परसों शाम उसे लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। वो सारे मसले निपटाता हुआ अपनी और सवेरा के टिकट सीट बुक करवा कर अस्पताल का एक चक्कर लगाने के बाद रात गए थका हारा हवेली में दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इरादा आराम करने का था। अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही सवेरा बेड पर टेक लगाए बैठी थी। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उठो यहाँ से और सोफे पे जाके मरो, और ख्याल रखना आइंदा मुझसे, मेरे बेड से, ताकि मेरी परछाई से भी दूर रहना। वो उसे तंबीह करता हुआ लाइट ऑफ करके बिस्तर पर ढेर हो गया। वो खामोशी से आंसू जब्त करती हुई सोफे पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दोपहर से उसने रुखसार आपी को भी नहीं देखा था। ऊपर से जाहिदा ताई ने उसे कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया था। पता नहीं अब जिंदगी क्या रंग बदलने वाली थी।